हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी बाल मनोविज्ञान की, उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा व्यक्ति भिन्नता। दूसरा टॉपिक था हमारा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और उसी में है बाल विकास की अवस्थाएं और उनकी विशेषताएं। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं और उनकी विशेषताएं। तो रॉस के वर्गीकरण के आधार पर विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। तो रॉस ने विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष, इसमें पूर्व बाल्यावस्था आती है और उत्तर बाल्यावस्था आती है। पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 3 से 6 वर्ष होती है और उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है। तीसरी है किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष। तो पहले हम पढ़ेंगे शैशवावस्था की। पहले हम जानेंगे शैशवावस्था के बारे में, जो होती है जन्म से 2 वर्ष पूर्व। शैशवावस्था से पहले की एक अवस्था होती है वो होती है गर्भावस्था, जो होती है बच्चे के बच्चा जो गर्भ में होता है तब से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक होती है, वो होती है गर्भावस्था। तो अभी हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में। ये रॉस के द्वारा वर्गीकरण किया गया है अवस्थाओं का। तो हम ये रॉस के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उन अवस्थाओं को पढ़ेंगे। उसमें है पहली शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। तो आइए पहले हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में, जो होती है जन्म से 2 वर्ष। तो शैशवावस्था के कुछ अन्य नाम भी होते हैं। कौन कौन से वो नाम है? जैसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। शैशवावस्था होती है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। ये भावी जीवन की आधारशिला होती है। सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था होती है। कल्पना व मन मौजी में विचरण करने वाली अवस्था होती है। दोहराने की अवस्था होती है ये एक नाजुक अवस्था होती है। जो शैशवावस्था होती है वो एक खतरनाक अवस्था होती है। प्रिय लगने वाली अवस्था होती है और सीखने की आधारशिला होती है। ये थे शैशवावस्था के नाम। इस शैशवावस्था को हम अन्य किन किन नामों से जानते हैं? जैसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल हो गया, भावी जीवन की आधारशिला, सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था, कल्पना व मन की मौजों में विचरण करने वाली अवस्था, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है इस अवस्था में। यह एक नाजुक अवस्था होती है, खतरनाक अवस्था होती है ये, प्रिय लगने वाली अवस्था और सीखने का आधार शिला। तो ये थे शैशवावस्था के अन्य नाम। अब हम पढ़ेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो शैशवावस्था की विशेषताएं होती हैं कि इसमें जो बालक होता है, बच्चा होता है, उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। बहुत तेजी से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। और बच्चे के अंदर मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है। बच्चे के अंदर स्वप्रेम की भावना होती है कि बच्चा खुद से प्रेम करता है। अनुकरण की भावना होती है। छोटा बच्चा होता है वो देख देख करके चीजों को अनुकरण करता है। पर निर्भरता होती है, यानी कि दूसरों पर निर्भर होता है बच्चा, जैसे अपने माँ बाप पर। दूसरे शिशुओं में उसकी रुचि होती है बच्चे की। अभी हमने पढ़ा सहसावस्था के बारे में कि सहसावस्था के जो अन्य नाम थे, सहसावस्था को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है, सहसावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे शारीरिक, जो सहसावस्था में शारीरिक विकास होता है वो कैसे होता है। तो सहसावस्था में शारीरिक विकास होता है। बच्चे का मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क कितना होता है? 350 ग्राम, जो अंत तक 1250 ग्राम हो जाता है। सहसावस्था में बच्चा होता है, उसका भार होता है 6 से 7 पौंड जन्म के समय। इसकी लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर से 51.5 सेंटीमीटर। 6 से 12 महीने में दूध के दांत निकलना शुरू हो जाता है बच्चे का। इसमें सहसावस्था में जो बच्चे के हृदय की धड़कन होती है वो होती है
140 बार प्रति मिनट होती है। जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों की संख्या होती है बच्चे के अंदर 270। तो ये था शारीरिक विकास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने कौन से कथन दिए हैं सहसावस्था के बारे में, उन्होंने क्या क्या कहा है सहसावस्था के बारे में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे गुडेनफ गुडेनफ ने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। गुडेनफ ने कहा है कि व्यक्ति का जितना पूरे जीवन में विकास होता है उसका आधा 3 वर्षों के अंदर हो जाता है, ये कहा है गुडेनफ ने। अब जॉन लॉक ने क्या कहा है कि शिशु का मस्तिष्क एक पूरी स्लेट के समान होता है। शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो एक पूरी स्लेट होता है, जिसे उन्होंने टेबुला रासा कहा है। किसने? जॉन लॉक ने। अब पढ़ेंगे बेलेंटाइन। बेलेंटाइन ने क्या कहा है सहसावस्था के बारे में। तो बेलेंटाइन कहते हैं कि सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। ये बात कही है बेलेंटाइन ने। सहसावस्था सीखने का एक आदर्श काल होता है। एडलर ने कहा है कि जन्म के कुछ वर्ष बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि बच्चे का भावी जीवन में स्थान कहाँ पर है। एडलर कहते हैं कि जन्म के बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि बच्चे का जो भावी जीवन में स्थान है वो कहाँ पर है। अब फ्राइड ने क्या कहा है वो जानेंगे हम कि फ्राइड कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, ये बोलते हैं फ्राइड। एल्डन ने कहा है कि सहसावस्था द्वारा जीवन का क्रम निश्चित होता है। सहसावस्था द्वारा क्या होता है कि जीवन का क्रम निश्चित होता है, जीवन का क्रम निश्चित होता है। प्रो एंड प्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी को बालक बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो 20वीं शताब्दी है वो क्या है? बालक की शताब्दी होती है। गैसल ने कहा है बालक प्रथम के 6 वर्षों में बालक प्रथम के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। जो बच्चा होता है जो पहले के 6 साल होते हैं उसके, वो बाद के 12 वर्षों से भी 2 गुना उसमें सीख लेता है 6 वर्षों के अंदर। ये थे हमारे कुछ कथन जो मनोवैज्ञानिकों ने कहे हैं सहसावस्था के बारे में। तो ये थी हमारी सहसावस्था। हमने सहसावस्था के बारे में पढ़ा। सहसावस्था के नाम, कौन कौन से अन्य नामों से सहसावस्था को जाना जाता है। फिर सहसावस्था की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। फिर सहसावस्था का विकास, शारीरिक विकास। अब फिर मुख्य कथन जो मनोवैज्ञानिकों ने सहसावस्था के बारे में दिए थे उनको पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। ये है बाल्यावस्था। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था जो होती है 3 से 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था में भी 2 अवस्थाएं आती हैं। एक पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से 6 वर्ष होती है, दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष। तो पहले हम पढ़ेंगे पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। अब जैसे सहसावस्था के कुछ अन्य नाम थे वैसे ही सारी अवस्थाओं के अन्य नाम है कि उनको अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है उनको देखते हैं। तो जैसे पूर्व विद्यालयी आयु बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को हम पूर्व विद्यालयी आयु बोलते हैं क्योंकि बच्चा इसमें स्कूल जाने लगता है। नर्सरी एज बोलते हैं, नर्सरी स्कूल एज बोलते हैं। प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, मतलब बच्चा इसमें प्राथमिक विद्यालय जैसे बच्चा स्कूल में जाने लगता है उसकी पूर्व तैयारी की अवस्था होती है ये बच्चे की विद्यालय जाने की। फिर खिलौने की अवस्था, टॉयज बोलते हैं, वो बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था को। और अतार्किक चिंतन होता है बच्चे का। इसमें क्या होता है कि अतार्किक चिंतन होता है, बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है इस अवस्था में। तो ये थे पूर्व बाल्यावस्था के अन्य नाम जिन्हें हम अन्य नामों से जानते हैं पूर्व बाल्यावस्था को। अब पढ़ेंगे पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं जीववाद। इसमें जीववाद होता है जैसे कि किसी भी निर्जीव चीज को बच्चा सजीव मानने लगता है, ये हो गया जीववाद। अहम केंद्रित या स्वकेंद्रित, बच्चा इसमें अहम केंद्रित होता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा अक्षर लिखना, गिनना, रंगों को पहचानना ये सीखने लगता है।
वस्तुओं को क्रम से रखना, बच्चा वस्तुओं को क्रम से रखने लगता है। उसमें ये ज्ञान आ जाता है कि बच्चों वस्तुओं को जैसे काउंटिंग है 1 2 3 वो सारे क्रम से करना उसमें करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इसमें बच्चे में ऑडिपस एवं इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास हो जाता है। ऑडिपस जैसे कि लड़के का अपनी माँ से प्यार करना और पिता से ईर्ष्या करना, और लड़की का अपने पिता से प्यार करना और माँ से ईर्ष्या करना, ये होती है ऑडिपस एवं इलेक्ट्रा ग्रंथि। इनका विकास हो जाता है बच्चे में पूर्व बाल्यावस्था की उम्र में। जिज्ञासा प्रवृत्ति का जागृत होना, बच्चे के अंदर जिज्ञासा जागृत हो जाती है, वो तरह तरह के प्रश्न पूछने लगता है। इसमें अनुकरण द्वारा सीखना, बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 12 वर्ष। जीवन का निर्माण काल, इसके भी कुछ अन्य नाम है, तो किन किन नामों से जाना जाता है इसको? जैसे जीवन का निर्माण काल, इसे उत्तर बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल भी कहते हैं। ये समूह की अवस्था यानी कि गैंग एज होती है, टोली की आयु। बच्चा इसमें समूह में रहना पसंद करता है, बच्चा बच्चा अपना ग्रुप बनाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल, इसमें बच्चा मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था को। खेल की आयु, बच्चे ये खेल की आयु यानी कि गेम एज भी बोलते हैं। ये गंदी एज यानी कि डर्टी एज, जैसे बच्चा कुछ भी चीज खा लेता है गंदे हाथों से, कपड़े अपने कपड़ों से पहुंच देता है उन हाथों को, तो वो हो गया डर्टी एज। अब उत्तर बाल्यावस्था के जी अन्य नाम में अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती है उनके बारे में जानेंगे। तो पहली होती है बच्चा समूह में खेलना पसंद करता है, बच्चा अपना ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप में वो खेलना पसंद करता है। बच्चे में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है, जो पूर्व उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। पूर्व उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें क्या होता है कि बच्चे में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। बच्चे के अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, बच्चे के अंदर जो कलेक्ट करने की प्रवृत्ति होती है वो पाई जाती है इसमें। बच्चा चीजों को इकट्ठा करता है इसमें। इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास होने लगता है, जो भाषा होती है उसका डेवलप होता है बच्चे के अंदर उत्तर बाल्यावस्था के अंदर। अब पढ़ेंगे हम बाल्यावस्था बाल्यावस्था से संबंधित जो कथन है उनको पढ़ेंगे कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था के बारे में क्या क्या कहा है। जैसे रॉस ने कहा है कि बाल्य मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये कहा गया है रॉस के द्वारा। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। किलबर्ट ने कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है, ये कहा है किलपेट्रिक ने। कॉल तथा ब्रूस ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है कॉल एवं ब्रूस ने। किसने कहा है? कॉल एवं ब्रूस ने। ये कार्ल ब्रूस ने क्या कहा है कि खेलों द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। कार्ल ब्रूस ने कहा है कि जो व्यक्ति होता है, बालक होता है, वो खेलों द्वारा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, ये कहा है कार्ल ब्रूस ने। अब हम जानेंगे कि बाल्यावस्था होती है उसमें शारीरिक विकास कैसे होता है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में हड्डियां हो जाती है 370। जो बच्चे की धड़कन होती है वो होती है 100 एक मिनट में 100 बार होती है एक मिनट में। मस्तिष्क का विकास इसमें 95% हो जाता है, और जो वजन होता है वो हो जाता है 1300 ग्राम से 1350 ग्राम। बाल्यावस्था तक 27 से 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। शारीरिक विकास होता है, इसमें संचयी काल होता है और परिपाक काल। संचयी काल होता है 6 से 9 वर्ष, जिसे बोलते हैं संचयी काल को 6 से 9 वर्ष। परिपाक काल होता है वो होता है 9 से 12 वर्ष। तो ये थी बाल्यावस्था। अभी हमने जैसा कि हम पढ़ रहे थे रॉस का वर्गीकरण, कि रॉस ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है तीन, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तीन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल्यावस्था को भी दो भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बारे में पढ़ा, इसके अन्य नामों के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा शैशवावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। फिर शारीरिक विकास शैशवावस्था में
कैसे कैसे होता है वो जाना हमने। फिर कुछ कथन थे मुख्य, उनको पढ़ा जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। फिर हमने बाल्यावस्था के बारे में जाना। बाल्यावस्था में पूर्व जो बाल्यावस्था है उसको, उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा, बाल्यावस्था से संबंधित जो कथन थे उनको पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था को। किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष। तो किशोरावस्था जैसे कि शैशवावस्था के नाम थे जिन्हें अन्य नामों से बुलाया जाता था, बाल्यावस्था को भी कई अन्य नामों से बुलाया जाता था, जैसे किशोरावस्था के भी कुछ अन्य नाम है। तो कौन कौन से वो नाम है? इसे किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें बच्चा का जो समायोजन करता है वो बहुत कठिन होता है। बच्चा समायोजन करने में, समायोजन जो होता है बच्चे का वो बहुत कठिन होता है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। किशोरावस्था एक परिवर्तित अवस्था होती है। किशोरावस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है। किशोरावस्था को वसंत काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो जो बच्चा बच्चा ही क्या, जो बालक होता है वो क्या करता है कि वो बहुत सारे सपने देखता है, तरह तरह के सपने देखता है, तो इसीलिए से बसंत ऋतु भी कहा जाता है। किशोरावस्था एक परवर्ती अवस्था। परवर्ती अवस्था मतलब कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं, तो जो बीच का समय होता है उसे बोलते हैं परवर्ती अवस्था। किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। जैसे किशोरावस्था में बच्चे का बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, विचारों एवं संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। इसमें क्या होता है कि विचारों में एवं संवेगों में परिपक्वता आ जाती है, बच्चे के अंदर दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, बच्चा तरह तरह के सपने देखता है इस एज में। समूह को महत्व देने लगता है, समाज सेवा की भावना जागृत हो जाती है बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर समाज सेवा की भावना जागृत हो जाती है, उसमें आत्मसम्मान की भावना का विकास हो जाता है, ईश्वर तथा धर्म में भी विश्वास करने लगता है। जो बच्चा होता है वो बच्चे में क्या होता है कि एक तो समाज सेवा की भावना का विकास होता है और आत्मसम्मान की भावना का भी विकास होने लगता है, और वो क्या करता है कि ईश्वर और धर्म में भी विश्वास करने लगता है। वीर पूजा की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है बच्चे के अंदर। करियर की चिंता होने लगती है कि करियर में उसे आगे क्या करना है, तो बच्चे को करियर की भी चिंता होने लगती है किशोरावस्था में आने तक। प्रतियोगिता की भावना का विकास हो जाता है, बच्चे के अंदर होता है वो प्रतियोगिता की भावना का विकास। अमूर्त चिंतन की अवस्था है, ये बच्चा कई प्रकार से चिंतन करता है, अब सारे चिंतन करने लगता है इस अवस्था में बच्चा। अपराध की प्रवृत्ति की आशंका ज्यादा होती है इस अवस्था में, क्योंकि बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है अच्छे से, तो वो क्या होता है कि अपराध प्रवृत्ति की आशंका बनी रहती है उसमें। अब है किशोरावस्था से संबंधित कथन। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव एवं तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ये बात कही है स्टैनली हॉल ने, इनकी बुक है एडोल्सन। स्टैनली हॉल की बुक है एडोल्सन। किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था प्रबल दबाव एवं तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। वहीं किलपैट्रिक कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जोन्स ने कहा है किशोरावस्था सहजावस्था की ही पुनरावृत्ति है। जोन्स ने किशोरावस्था को सहजावस्था की पुनरावृत्ति बताया है। वेलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था है वो क्या है? अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय बताया है वेलेंटाइन ने किशोरावस्था को। क्रो एंड क्रो कहते हैं किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा है। ये बात कही है क्रो एंड क्रो ने। बिंग एवं हंट ने कहा है कि किशोरावस्था को प्रकट करने का एक सही शब्द है परिवर्तन। कोलन कहते हैं किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल है, ये कहती है कोलन। अब जो किशोरावस्था होती है उसमें कौन कौन से बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसे तार्किक एवं अमूर्त शिक्षा।
व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और समायोजन की शिक्षा कि बच्चा किस प्रकार खुद को समायोजित करे समाज में, कैसे कैसे करे, खुद को समायोजन कैसे कर पाए। और शारीरिक शिक्षा, ये शिक्षाएं होती हैं जो बच्चे को किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे आनुवंशिकता और वातावरण, तो इनके बारे में जानेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, माता पिता से प्राप्त शारीरिक या मानसिक गुणों का माता पिता से प्राप्त शारीरिक या मानसिक गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं। जो माता पिता से बच्चों को गुण प्राप्त होते हैं शारीरिक एवं मानसिक, उन गुणों को ही हम आनुवंशिकता कहते हैं। हमारे अंदर माता पिता यानी कि बच्चे के अंदर माता पिता के शारीरिक गुण एवं मानसिक गुण क्रोमोसोम्स के द्वारा आते हैं। जो बच्चे के अंदर जो माता पिता के गुण होते हैं वो क्रोमोसोम्स के थ्रू आते हैं बच्चे के अंदर। तो पहला है माता पिता से प्राप्त शारीरिक या मानसिक गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारे अंदर जो माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? क्रोमोसोम्स के थ्रू आते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स मिलते हैं जो आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन होते हैं वो जीन ही आनुवंशिकता के वाहक होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करते हैं। अब जीन्स आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। जो जीन्स है ना, जीन्स आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। जीन्स सबसे छोटी इकाई है आनुवंशिकता की। मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो 23 का क्रोमोसोम्स होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। वो ही निर्धारित करता है लड़की या लड़की का। 22 जोड़े जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 का जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन उससे जो पहले 22 जोड़े जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, सॉरी। जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं। इनके कारण ही बच्चे का आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, ये सब निर्धारित करता है कौन? ऑटोसोम्स करते हैं निर्धारित। बच्चे के अंदर जो बालों का रंग, आंखों का रंग, त्वचा की रंग, ये सब निर्धारण का काम कौन करता है? ऑटोसोम्स करते हैं जो 22 जोड़ी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वातावरण के बारे में। वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट। आनुवंशिकता को छोड़कर वह हर चीज जो हमें प्रभावित करती है वो क्या कहलाती है? वातावरण। आनुवंशिकता को छोड़कर वह हर चीज जो हमें प्रभावित करती है वातावरण कहलाती है। हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है वातावरण कहलाता है। वातावरण दो प्रकार का होता है। कौन सा? आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण में बच्चा जब गर्भ में होता है तो जैसे कि शोर, तनाव, मादक पदार्थ माँ के द्वारा लिया गया, हानिकारक दवाइयां जो माँ लेती है जब गर्भ में बच्चा होता है, तो इन सभी का बालक पर नकारात्मक प्रभाव होता है। ये होता है आंतरिक वातावरण। बाह्य वातावरण जैसे भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, ये सब बाह्य वातावरण के अंदर आते हैं। तो अब वंशानुक्रम के कुछ नियम है, उन्हें भी हम जानेंगे। वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम है? बीजकोष पहला है। बीजकोष की निरंतरता का नियम जो दिया था बीजमैन ने। तो बीजकोष कभी भी समाप्त नहीं होता बल्कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, ये कहा था बीजमैन ने। दूसरा है प्रत्यागमन का नियम जो दिया था सोरेनसन ने। ये बोलते हैं कि बच्चे अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। बच्चे जैसे माता पिता होते हैं उनके विपरीत बच्चे पैदा होते हैं, तो वो होता है प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं ठीक वैसे ही संतान का होना, वो समानता का नियम कहलाता है। फोर्थ है विभिन्नता का नियम। माता पिता से बच्चे कुछ भिन्न होते हैं और कुछ चीजें माता पिता से मिलती हैं। इस भिन्नता के नियम में क्या होता है कि बच्चा एकदम माता पिता के जैसा भी नहीं होता। कुछ क्वालिटीज में माता पिता की जैसी होती हैं और कुछ क्वालिटी माता पिता की जैसी नहीं होती हैं, तो वो होता है भिन्नता का नियम। फिफ्थ है
अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इस पर बात करते हैं लैमार्क। ये नोट करके आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया होने के बाद ही मानव का विकास होता है। आनुवंशिकता और वातावरण इन दोनों की अंतःक्रिया होती है ना, तभी मानव का विकास होता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं बाल विकास की अवस्थाएं और उनकी विशेषताएं और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आनुवंशिकता और वातावरण, इनके बारे में पढ़ा है। तो अब आज कल की हम क्लास स्टार्ट करेंगे बुद्धि को। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करें और क्लास को लाइक करें। थैंक यू।